हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। कुछ ऐसे कार्य जो मेरे लिए छोड़कर लोग गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में कही काशी मथुरा की तो नहीं की है बात। मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट चाहिए, चुनाव से पहले आरक्षण में कैसे उलझी महाराष्ट्र की सियासत। गुजरात के मानचित्र पर नए लैंडमार्क बनेगा द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। विदेश मंत्री हो तो ऐसा, रूस से दोस्ती पर जयशंकर ने दिया ऐसा जवाब। पाकिस्तान करने लगे भारत के चाणक्य को सलाम। जिसने 15 की उम्र में कर डाला किला फतेह, वो शिवाजी कैसे बने छत्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कई ऐसे काम मेरे लिए छोड़ दिए हैं, अब उन्हें मैं पूरा कर रहा हूँ। अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु रामलला 500 वर्षों के बाद अपने धाम में पधार चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे ही लिए छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि कई कामों को पूरा कराया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म में वापसी की संभावना जताते हुए कहा कि आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं उनको भी संतों और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम पूरा ही करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी आप सभी की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। ये ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे। भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। आज यूपी की धरती से भक्ति भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालयित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। यह दिन इसलिए पवित्र और प्रेरणादायक हो जाता है क्योंकि आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरुदय देख रहे हैं, अपनी पहचान पर गर्व कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए उन्हें याद किया। कल्कि धाम का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भगवान के 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर अयोध्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा। रामलला के विराजमान होने का वह अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अभी भी हमें भावुक कर जाती है। पीएम ने कहा कि हम सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं। पीएम ने कहा कि इसी दौरान हमने विश्वनाथ धाम को निखरते देखा है, काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। महाकाल के महालोक की महिमा हमने इसी काल में देखी है। पीएम ने कहा कि हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। उन्होंने कहा कि हम विकास भी विरासत भी के मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आरक्षण ये शब्द अपने आप में राजनीतिक तूफान लाने की ताकत रखता है। किसी ने कुछ कहा, बयान के गलत मायने न निकले। राजनीति में इस पर बयानबाजी बहुत संभलकर और वोट बैंक पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर की जाती है। जी हां, 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कई साल से मराठा राजनीतिक संकट बरकरार है।
विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे ने आवाज बुलंद की है। उनके साथ जुटी भीड़ ने शिंदे सरकार को कल यानी 20 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए मजबूर किया। कल सदन में मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि कल ही कथित तौर पर 10 से 12% मराठा कोटा वाला बिल पास हो भी सकता है। हालांकि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। इसका राजनीतिक और सामाजिक असर होगा। 10 साल में यह तीसरी बार है जब सरकार मराठा कोटे के लिए बिल ला सकती है। सर्वे में पता चला है कि यह समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। हर बार यह आरक्षण टॉप कोर्ट से खारिज हो जाता है। इस बार भी यह सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में आ सकता है, जिसने आरक्षण की सीमा 50% करने की बात कही है। महाराष्ट्र में आरक्षण पहले से ही 52% है। मराठा कोटा से यह और ऊपर जा सकता है। इस संकट में भाजपा को शामिल कर ले तो 4 प्रमुख पहलू है। पहला, ओबीसी नेता भुजबल की आपत्ति। दरअसल मराठा वोट अलग अलग पार्टियों में फैले हैं। हर पार्टी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती है। मौजूदा हलचल से राज्य के ओबीसी नेता नाराज हो गए हैं। ओबीसी और अपर कास्ट के समीकरण से बीजेपी की अलग टेंशन है। शिंदे सरकार में भी इस पर आम राय नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था। वह अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में मराठों के बैकडोर एंट्री का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी यानी ओबीसी प्रमाण पत्र देने के फैसले का विरोध किया है। कई ओबीसी नेता इस मुद्दे पर भुजबल के संपर्क में हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वह मराठा समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में नहीं है, लेकिन मौजूदा ओबीसी कोटा साझा करने के खिलाफ है। वह अजित पवार के एनसीबी के खेमे से आते हैं। आंदोलन के लीडर जरांगे की चेतावनी भी सुन लीजिए। मराठा आरक्षण मांग रहे मनोज जरांगे ने कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन 20 फरवरी तक जारी रहेगा। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो मराठा समुदाय आंदोलन तेज कर देगा। इससे पहले जरांगे ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में रुकावट पैदा की जाएगी। इस पर तनाव भी बढ़ गया। उधर महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाई कोर्ट को बताया कि वह पात्र मराठाओं को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देकर ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। सरकार की तरफ से बताया गया कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया कि पात्र मराठाओं को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा, लेकिन जरांगे ने पहले ही भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। जरांगे के आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था में बाधा पैदा होने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कुनबी ही क्यों? जी हाँ, कुनबी एक किसान समुदाय है जिन्हें ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण दिया जाता है। जरांगे सभी मराठाओं के लिए कुनबी प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि वह मराठों को अलग कोटा देने के पक्ष में है, लेकिन इसकी हड़ताल और सत्यापन किए बिना उन्हें कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के विरोध में है। वह मराठा समुदाय को अलग कोटा देने के पक्ष में है। भुजबल ने पूछा, राज्य में करीब 374 प्रकार की जातियों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मराठा इसका हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? मराठा समुदाय का सर्वे। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर सर्वे किया है। सीएम ऑफिस की तरफ से बताया गया कि इस रिपोर्ट से सरकार को जरूरी आंकड़े मिले हैं और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने में मदद मिलेगी। इस कवायद में करीब 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। मराठा समुदाय शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। सरकार चला रहे सीएम शिंदे की उलझन क्या है? ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव सिर पर है, एनडीए 400 पार का नारा दे रहा है, राज्य में गठबंधन सरकार चला रहे सीएम एकनाथ शिंदे के सामने जातिगत समीकरण को साधने की चुनौती है, जिससे कोई खेमा नाराज न हो। उन्होंने जोर देकर कहा है कि दूसरे समुदाय के मौजूदा आरक्षण को छेड़े बिना मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। अब बीजेपी क्या चाहती है? तो कांग्रेस की बार बार टूटने के बावजूद भाजपा को महाराष्ट्र में हमेशा शिवसेना का साथ लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
वह अब तक अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकी। शिवसेना को कमजोर करने और मराठों को राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भाजपा ने ओबीसी और उच्च जातियों का नया सामाजिक समीकरण बुना। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% भाजपा का सपना पूरा नहीं हो सका। आखिरकार उसे सत्ता में आने के लिए एनसीपी और शिवसेना को भी साथ लेना पड़ा, वो भी कैसे पूरा देश जानता है। अब मराठा आरक्षण के हर पहलू पर वह गौर कर रही है। रामनगरी अयोध्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका को अगले हफ्ते बड़ी सौगात देंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज का शुभारंभ करेंगे। इस सिग्नेचर ब्रिज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन के हिसाब से तैयार किया है। अभी तक ओखा से बेट द्वारका के बीच जाने आने के फेरी का इस्तेमाल होता था। इस सिग्नेचर ब्रिज के खुलने से अब ओखा से बेट द्वारका के बीच रोड मार्ग से आवागमन संभव होगा। इससे द्वारका के विकास और पर्यटन को पंख लगने की उम्मीद है। बेट द्वारका एक छोटा द्वीप है। ब्रिज के खुलने से वहां पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 साल में द्वारका पहुंचने वाले टूरिस्ट की संख्या 2 गुना हो सकती है। 2.25 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज के खुलने से सालाना करीब 65 लाख लोगों को फायदा होगा। द्वारका पहुंचने वाले टूरिस्ट को एक अलग रोमांच का मजा मिलेगा। वे न सिर्फ नीले समुद्र के ऊपर से फर्राटा भर पाएंगे, बल्कि रात के दौरान रंग बिरंगी लाइटों में अद्भुत सौंदर्य का निहार पाएंगे। इस ब्रिज पर 12 टूरिस्ट गैलरी भी बनाई गई है, जहां पर वे कुछ देर रुककर कच्छ की खाड़ी के समुद्र को देख पाएंगे। इतना ही नहीं, टूरिस्ट डूबते हुए सूर्य को भी निहार पाएंगे। ब्रिज पर लगे सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली बनेगी। इस बिजली का उपयोग रोशनी के लिए किया जाएगा। जो बिजली बचेगी वह ओखा गांव को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की नींव अक्टूबर 2017 में रखी थी। गुजरात को आइकॉनिक ब्रिज मिलने जा रहा है। अभी तक नाव से ओखा और बेट द्वारका के बीच आवाजाही होती थी। इस ब्रिज का निर्माण 962 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका के दौरे में इस सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। वह द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन भी करेंगे। इस ब्रिज पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं और ब्रिज के पिलर पर भगवान कृष्ण के माथे पर बने मोर के पंख को उकेरा गया है, जो काफी दूर से दिखाई देगा। द्वारका से बेट द्वारका की कुल दूरी करीब 34 किलोमीटर है। इसमें 32 किलोमीटर की दूरी जमीन पर है, 2 किलोमीटर की दूरी समुद्र पे है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने पर फेरी सेवा को बंद करना पड़ता था। ब्रिज के खुलने से लोगों को, टूरिस्ट को निराश नहीं होना पड़ेगा। वे साल के 365 दिन आवाजाही कर सकेंगे। भारत में पहली बार इस ब्रिज के करीब 900 मीटर हिस्से को केबल के जरिए 2 पाइपलाइन यानी बड़े खंभों पर लटकाया गया है, जिससे यह देखने में काफी आकर्षक लगता है। ब्रिज के खुलने से ओखा से बेट द्वारका आने जाने में समय की बचत होगी। ऐसा ब्रिज देश भर में कहीं नहीं है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 2320 मीटर है, जिसमें से 900 मीटर केबल स्टैंड का हिस्सा है। इस ब्रिज पर जाने के लिए ओखा और बेट द्वारका की तरफ से 2452 मीटर लंबी अप्रोच रोड बनाई गई है। 4 लेन ब्रिज की चौड़ाई 27.20 मीटर है, जिसमें दोनों तरफ 2.50 मीटर के फुटपाथ बनाए गए हैं। इस ब्रिज की शुरुआत के साथ ही गुजरात टूरिज्म ने द्वारका में पर्यटन बढ़ाने के समरीन पनडुब्बी परियोजना भी बनाई है, जिसकी 2024 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में एक बयान दिया है जो सुर्खियों में आ गया। उनके इस बयान की चर्चा पाकिस्तान तक में हो रही है। पहले जान लेते हैं कि आखिर डॉक्टर जयशंकर ने क्या बयान दिया था। दरअसल विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है।
यहाँ पर उनसे भारत के रूस से तेल खरीदने से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस फैसले के पक्ष में उन्होंने बयान दिया और कहा कि भारत स्मार्ट है। जहां डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही है, वहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मन विदेश मामलों के मंत्री एनालेना भी थी। डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया था कि आखिर इंडिया हर गुट में क्यों जा रहा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ तो आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या यह दूसरों के लिए समस्या हो सकता है? यहाँ पाकिस्तानी भारत के विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने कहा कि हमारी विदेश नीति आजाद नहीं है। पाकिस्तान के लोगों ने कहा, डॉक्टर जयशंकर पहले भी कहते रहे हैं कि हमारी मर्जी चाहे जहां से भी तेल खरीदे, लेकिन हमें अभी यही नहीं पता कि हमारी विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति 10 से 15 साल आगे की है। एक शख्स ने कहा कि लोग कहते हैं कि मोदी ने ऐसा कहा, मोदी ने वैसा कहा, लेकिन मोदी ने अपने देश के लिए बहुत अच्छा किया है। गांधी के बाद भारत में मोदी है। अमेरिका के सामने नहीं होती पाकिस्तान की हिम्मत। जी हाँ, एक अन्य शख्स ने कहा, पीएम मोदी ने देश के लिए स्टैंड लेते हैं। पीएम मोदी देश के लिए स्टैंड लेते हैं। उनकी विदेश नीति स्वतंत्र है। भारत काफी अच्छा कर रहा है। यह पूछे जाने पर कि पाकिस्तान ऐसे में क्या करता, इस पर एक शख्स ने कहा कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम कब आजाद होंगे। अमेरिका को लेकर पाकिस्तानियों ने कहा कि हम उनसे डॉलर लेते हैं, जिस कारण हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके सामने कुछ कह सके। एक अन्य शख्स ने कहा कि भारत के नेता अपने देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे नेता सिर्फ एक दूसरे को चोर कहते हैं। शिवाजी कौन थे? शिवाजी ने क्या किया? हम उन्हें याद क्यों करते हैं? बचपन में हम सभी ने शिवाजी के बारे में पढ़ा तो जरूर ही होगा। वह महाराष्ट्र के प्रमुख राजनेता, साम्राज्य के संस्थापक और मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति थे। छोटी उम्र में ही चुनौतियों का सामना करते हुए कई युद्ध लड़े और अपना पूरा जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। आज 19 फरवरी 2024 को छत्रपति शिवाजी की जयंती है। इस मौके पर आपको बताएंगे उस शूरवीर के बारे में जिनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। बात करते हैं शिवाजी के जन्म से जुड़ी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनका नाम शिवाजी राजे भोसले था। उनके पिता का नाम शहाजी और माता का नाम जीजाबाई था। अब हम उनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्हें धार्मिक, राजनीतिक और युद्ध विद्या की शिक्षा दी गई। शिवाजी की मां जीजाबाई और कोंडदेव ने उन्हें महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का पूरा ज्ञान दिया। उन्होंने बचपन में ही राजनीति और युद्ध नीति सीख ली थी। उनका बचपन राजा राम गोपाल संतों तथा रामायण महाभारत की कहानियों और सत्संग के बीच बीता। वह सभी कलाओं में माहिर थे। बात करते हैं शिवाजी महाराज की पत्नी और बच्चों की। कहा जाता है कि शिवाजी की कई पत्नियां थी। उनकी पहली शादी 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ हुई थी। तब शिवाजी की उम्र 10 साल की थी। उनसे शिवाजी की 4 संतानें थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई मोहिते था, जो काफी चर्चित महिला थी। हालांकि उनकी पत्नियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद नहीं है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकार संभाजी को मिला, जो शिवाजी के बड़े बेटे थे। अब हम बात करते हैं शिवाजी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की। तोरना फोर्ट की लड़ाई, जो 1665 में हुई। पुणे में स्थित तोरणा किला प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 1645 में यहाँ हुई लड़ाई का हिस्सा शिवाजी भी थे। तब उनकी उम्र 15 साल की थी। छोटी उम्र में ही अपना युद्ध कौशल दिखाते हुए शिवाजी ने इसमें जीत दर्ज की थी। हम बात करते हैं प्रतापगढ़ के युद्ध की, जो 1659 में था। ये महाराष्ट्र के सातारा के पास प्रतापगढ़ किले पर लड़ा गया था। इस युद्ध में शिवाजी ने आदिलशाही सुल्तान के साम्राज्य पर
आक्रमण किया और प्रतापगढ़ का किला जीत लिया। उसके बाद हम बात करते हैं पवनखिंड की लड़ाई जो 1660 में हुई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास विशालगढ़ किले की सीमा में ये युद्ध बाजी प्रभु देशपांडे और सिद्दी मसूद आदिल शाही के बीच लड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं सूरत का युद्ध जो 1664 में हुआ था। गुजरात के सूरत शहर के पास ये युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट इनायत खान के बीच लड़ा गया। शिवाजी की जीत हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं पुरंदर का युद्ध जो 1665 में हुआ था। इसमें शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। उसके बाद आता है सिंहगढ़ का युद्ध जो 1670 में हुआ था। इसे कोंढाना के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मुगलों के खिलाफ लड़कर शिवाजी की फौज ने पुणे के पास सिंहगढ़ यानी तत्कालीन कोंढाना किला जीता था। उसके बाद हम बात करते हैं संगमनेर की लड़ाई की जो 1689 में हुई थी। मुगलों और मराठाओं के बीच लड़ी गई ये आखिरी लड़ाई थी जिसमें मराठा साम्राज्य शिवाजी लड़े थे। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कैसे मिली? शिवाजी को कई उपाधियां मिली थी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में उन्हें किंग ऑफ मराठा से नवाजा गया। इसके अलावा छत्रपति क्षत्रिय कुल वंशज हिंदुत्व धर्मोद्धारक जैसी उपाधियां उनकी वीरता के कारण दी गई। आदिल शाह का षड्यंत्र की हम बात करें तो बीजापुर के शासक आदिल शाह ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई। इसमें शिवाजी तो बच गए लेकिन उनके पिता शाहजी भोसले को आदिल शाह ने बंदी बना लिया। शिवाजी ने हमला करके पहले अपने पिता को मुक्त कराया, फिर पुरंदर और जावेली के किलों पर भी अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई जंग लड़ी और जीती भी थी। उनकी गुरिल्ला युद्ध कला दुश्मनों पर भारी पड़ती थी। उनकी नीतियों, सैन्य योजनाओं और युद्ध प्रतिभा की वजह से ही सब उनका लोहा मानते थे। उनकी शक्तिशाली सेना की वजह से वे महाराष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता बने। अब बात करते हैं औरंगजेब का धोखा। औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से कैद कर लिया था लेकिन अपनी अक्लमंदी और चतुराई से वे कैद से छूट गए और फिर औरंगजेब की सेना के खिलाफ युद्ध किया। पुरंदर संधि के तहत दिए गए 24 किलो को वापस जीत लिया। 3 अप्रैल 1680 को महान छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गई। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा का टीजर रिलीज हो चुका है जो काफी धमाकेदार नजर आ रहा है। इस टीजर से ठीक पहले फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था और इसी के साथ टीजर की रिलीज डेट की घोषणा हुई थी। बताया गया था कि इस पोस्टर रिलीज ने इतिहास रच दिया क्योंकि इसे 13,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में लहराया गया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही थी। उस वीडियो में टीम पोस्टर लॉन्च करने के लिए दुबई में स्काई ड्राइविंग करते नजर आ रही थी। टीजर की शुरुआत प्लेन हाईजैक वाले सीन से होती है और प्लेन के अंदर अफरा तफरी वाला माहौल। इसी के साथ कुछ सीन में सिद्धार्थ आतंकियों पर वार करते हुए जबरदस्त एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। बीच में दिशा एयर होस्टेस की भूमिका में है। बता दें कि सागर आम्रे और पुष्कर ओझा के निर्देशन में बनी योद्धा बहुत जल्द 15 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। करण जौहर की इस फिल्म के धांसू टीजर ने दर्शकों को गदगद कर दिया है। एक बार फिर से सिद्धार्थ देश के सिपाही की भूमिका में शानदार दिख रहे हैं। इस फिल्म में पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिशा पाटनी नजर आएगी। इन दोनों के साथ राशि खन्ना भी स्क्रीन शेयर करने जा रही है। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के टीजर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म योद्धा एक प्लेन हाईजैक की कहानी है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे प्लेन को आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। इस घटना के दौरान ऑफ ड्यूटी सैनिक सिद्धार्थ यानी कि जिस तरह से पैसेंजर्स को आतंकवादियों से बचाने के लिए प्लान तैयार करता है।